हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों। कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई? तो आज का जो सेशन है हमारा डेडिकेटेड है आरसी सीरीज सर्किट पे। करेक्ट। तो बच्चों आरसी सीरीज सर्किट का हम फुल एनालिसिस करने वाले हैं और साथ साथ में बच्चों आपके साथ हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। राइट। तो चलो पेन पेपर उठा लीजिए और रेडी हो जाइए बच्चों आरसी सीरीज सर्किट के अंदर एक डाइव लगाने के लिए। करेक्ट। चलो जी आ जाओ। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि एक आपके पास रजिस्टर है और दूसरा आपके पास एक कैपेसिटर है और इन दोनों को क्या कर दिया गया बच्चों, सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है और इस पूरे नेटवर्क को एसी पावर सप्लाई दे दिया गया है। कितना बच्चों? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या है? इसका इंस्टेंटेनियस अप्लाइड वोल्टेज है। करेक्ट। और जिसकी वजह से बच्चों क्या हो रहा है, इसमें किसी मोमेंट पे लेट से करंट आई फ्लो कर रहा है। तो हमने सीखा है कि जब बात करते हैं रजिस्टर की, है ना, जब बात होती है बच्चों एक रजिस्टर की, तो रजिस्टर में करंट एंड वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं। करेक्ट। सेम फेज में से क्या समझते हो आप लोग? यदि हम बात करें कि करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में है, इसका मतलब क्या है? चलो थोड़ा सा दे ही देता हूँ इंट्रोडक्शन। इसका मतलब सिंपल यही है बच्चों। मान लो यहाँ पे आपने वोल्टेज के लिए एक साइनोसॉइडल वेव बनाया, ये वोल्टेज के लिए मान लो। तो इसी तरीके से यदि मैं करंट का भी बनाऊं बच्चों, तो देखो करंट ऐसी ही स्टार्ट होगी और कुछ इस तरीके से चलेगी। तो आपने क्या देखा कि जहाँ पे करंट जीरो है वहाँ पे वोल्टेज भी जीरो है, जहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम है वहाँ पे करंट भी मैक्सिमम है, और वापस से देखो दोनों जीरो, और फिर यहाँ पे दोनों मैक्सिमम, और यहाँ पे फिर से दोनों जीरो अटेंड कर रहे हैं। तो बच्चों जो भी वैल्यू ये अटेंड करेंगे ना, चाहे जीरो हो चाहे मैक्सिमम हो, राइट, ये सब साथ साथ अटेंड करेंगे। तो हम बोल देंगे कि बच्चों करंट एंड वोल्टेज क्या है, सेम फेज में है। करेक्ट। बिल्कुल यहाँ पे वो हम साथ साथ वाली फीलिंग है आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर? चलो जी बच्चों। तो तो यही रीजन है कि यहाँ पे आपने देखा कि ये रजिस्टर के साथ करंट और वोल्टेज को सेम फेज में दिखाया गया है। बट बात आती है बच्चों कैपेसिटर की, तो यहाँ पे वोल्टेज लैग करता है और करंट लीड करता है। कितने से बच्चों? तो हमने पढ़ा है ये पाई बाई टू से बच्चों करंट लीड करेगा और वोल्टेज लैग करेगा। यहाँ पे ये एंगल है। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो हमारा टारगेट क्या है बच्चों? हमारा टारगेट है सबसे पहले तो आई इंस्टेंटेनियस को निकालना। और क्या मिलेगा यहाँ लिख देता हूँ, आई इज इक्वल टू आपको मिलेगा बच्चों आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्या है बच्चों? फेज एंगल है, दैट इज द फेज डिफरेंस, है ना। ये आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी। और इसके अलावा बच्चों हम निकालेंगे इनका वी इफेक्टिव। करेक्ट। ये भी चीज़ें हम देखेंगे और भी कई सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, जैसे कि इम्पीडेंस कितना होगा, है ना, और बच्चों इसका फेज एंगल फाई कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। रेडी? चलो बच्चों, तो इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है इसके लिए। अब बच्चों हम स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आरसी सीरीज सर्किट को डिटेल में समझने के लिए। तो आओ बच्चों पेज चेंज कर लें। रेडी? ठीक है बच्चों, कहानी है कि हमारे पास एक रजिस्टर है और एक हमारे पास कैपेसिटर है। तो बच्चों लेट अस कंसीडर रजिस्टर ब्रैकेट में कर लेना यहीं पे आर ओम, यानी इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? आर ओम है। एंड अ कैपेसिटर ब्रैकेट में कर देना बच्चों सी। और कैपेसिटर के जो कैपेसिटेंस होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? फराड। तो आप लिख दोगे यहाँ पे सी एफ, यानी सी फराड, सम वैल्यू। ठीक है। तो आपके पास क्या मिला? एक रजिस्टर है आपके पास ये, और एक कैपेसिटर है ये, और इन दोनों को क्या कर दिया गया बच्चों? सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया। तो लेट अस कंसीडर अ रजिस्टर एंड अ कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन powered by an AC source। ठीक है, AC source which
पोटेंशियल, अब यहाँ पे बच्चों जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो भी लिख देते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। करेक्ट। तो बच्चों एसी पावर सोर्स से ये पावर्ड है, कनेक्टेड है, और इस एसी सोर्स का जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो कितना है बच्चों, वो है आपका E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पावर्ड बाई एसी सोर्स E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक चीज बताओ बच्चों, यदि आप सबसे पहले कंसंट्रेट करते हो रजिस्टर पे, तो रजिस्टर में आप देख रहे हो कि करंट और वोल्टेज सेम फेज पे है, मतलब साथ साथ चलेंगे। तो इनका फेजर डायग्राम यदि आप बनाने की कोशिश करोगे तो बच्चों सबसे पहले आप इसके वोल्टेज को रिप्रेजेंट करोगे, है ना, किसमें, रजिस्टर के अंदर। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया बच्चों, ये हमारा है VR। देखते जाना एक एक कहानी। voltage dissipated where in resistor that is being represented by VR। और बच्चों जिधर आपका वोल्टेज डायरेक्टेड है, जिस यानी क्योंकि रजिस्टर में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है बच्चों, तो हमें इसके करंट को भी इसी सेम लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा। बात समझो आप, क्योंकि वोल्टेज और करंट रजिस्टर के अंदर बच्चों सेम फेज में होते हैं। ये रहा हमारा I, इंस्टेंटेनियस करंट। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं होना चाहिए। और अच्छा एक और चीज यहीं पे मेंशन कर दूं बच्चों, ये जो टिप देख रहे हो ना इसका, ये जो इसका टिप देख रहे हो आप, रुको इसको मैं कलर फिल कर देता हूँ, है ना, रुको ध्यान से देखना। ये जो आप करंट का टिप देख रहे हो और इसी तरीके से आप यहाँ पे वोल्टेज का टिप देख रहे हो, ठीक है अरेंज कर लेंगे, डोंट वरी, है ना। ये जो टिप है ये इनके इंस्टेंटेनियस वैल्यू को बताते हैं, यानी ये आई नॉट है, ध्यान रखना, और ये क्या है बच्चों, ये है वी नॉट आर है। टिप वैल्यू हमेशा इसके पीक वैल्यू को बताता है, मैक्सिमम वैल्यू को बताता है। ये जो लंबी वाली लाइन है वोल्टेज का है, वोल्टेज डिसिपेटेड इन द रजिस्टर है, तो इसीलिए बच्चों मैंने इसे VR से रिप्रेजेंट किया है इस लाइन को, करेक्ट। लेकिन इसका जो टिप है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो वो रिप्रेजेंट करेगा बच्चों आपके पोटेंशियल के मैक्सिमम वैल्यू को, इसीलिए मैंने V नॉट R लिख दिया है। क्लियर, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया बच्चों, I नॉट कर दिया। इतनी कहानी क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसको हटा दिया जाए फिर तब, चलो जी। अब बच्चों पकड़ते हैं हम वोल्टेज डिसिपेटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर, है ना। तो बच्चों यहाँ पे करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। और बच्चों ये लैग कर रहा है, मतलब पीछे चलेगा। तो बच्चों यहाँ पे सेम कहानी जब आप अप्लाई करोगे, देखो सेम कहानी आप अप्लाई करोगे, तो ये रहा करंट, तो करंट से आपका जो वोल्टेज है, वोल्टेज डेसिपेटेड इन कैपेसिटर, वो क्या रहेगा, वो पीछे रहेगा, कितना, 90 डिग्री से। तो बच्चों यहाँ पे हम वही काम करेंगे जो हमने अभी डिस्कस किया। यहाँ से आपने लिया और इसे क्या कर दिया बच्चों, 90 डिग्री से लैग करा दिया। ये क्या है, वोल्टेज डिसिपेटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है। और बच्चों उसे किससे रिप्रेजेंट करोगे आप, तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इसे VC से। और फिर से ध्यान रखना, इसकी जो टिप वैल्यू है, ये जो इसका टिप है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो बच्चों ये रिप्रेजेंट करेगा आपके V नॉट C को। यानी वोल्टेज डिसिपेटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर, इट्स मैक्सिमम वैल्यू विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द टिप ऑफ दिस एरो। क्लियर है, बहुत बढ़िया। लेकिन बच्चों अभी भी जो कहानी है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इसमें और इसमें, इन दोनों में मिलके टुगेदर कंबाइंड इफेक्टिव पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए, करेक्ट। तो आप बोलोगे ठीक है, एक वोल्टेज जो है आपका इस लाइन पे है, एक वोल्टेज इस लाइन पे है। देखने से क्या लग रहा है, देखने से लग रहा है बच्चों कि यहाँ पे हम इसे एक पैरेललोग्राम दिखा सकते हैं। और देखो दो तरीका है इसका, एक तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर सिंपल पाइथागोरस थ्योरम भी यूज करके हम इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने बच्चों एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया, राइट। और आपको दिख रहा होगा कि ये VC एंड VR, ये दोनों दो एजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम
से रिप्रेजेंटेड है। ये एक साइड है, ये दूसरा साइड है। और याद करो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बच्चों, है ना, वहां से हम इनका इफेक्टिव यानी बच्चों रिजल्टेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। और रिजल्टेंट वैल्यू पैरेललोग्राम में याद करो बच्चों क्या था, एक आपके पास यदि मान लो यहाँ पे एक वेक्टर है और यहाँ पे एक वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, तो आप यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना देते थे और बच्चों इनका जो डायगोनल होता था वही इसका रिजल्टेंट देता था। याद है पूरी कहानी? तो बच्चों वही सेम चीज यहाँ भी करने वाले हैं हम, राइट, बिल्कुल डिट्टो। यहाँ पे बच्चों आप ड्रॉ करेंगे क्या, देखो आप ड्रॉ कर लेना इनका डायगोनल। और बच्चों वो डायगोनल कौन सा होना चाहिए, जो इसके कॉमन पॉइंट से होके पास करे, ठीक है, इसके कॉमन पॉइंट से होके पास करे वो डायगोनल होना चाहिए। तो ये मैंने डायगोनल रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखो VC एंड VR इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इसके डायगोनल से मिलेगा। और इसको बच्चों मैंने V इफेक्टिव का नाम दे दिया। आप इसे V RMS का भी नाम दे सकते हो, दैट्स द सेम थिंग। क्लियर है? यहां तक बच्चों पूरी कहानी क्लियर है क्या? चलो बहुत बढ़िया। अब जरा सा आओ एंगल की मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे जो अप्लाइड, ये क्या है, इफेक्टिव वोल्टेज है, करेक्ट। तो बच्चों इफेक्टिव वोल्टेज का जो फेज है वो कितना है, ओमेगा टी है। इसका मतलब बच्चों कि यहाँ पे जो V इफेक्टिव दिख रहा है, यदि आपको थोड़ा सा इसमें ना ये लग रहा होगा कि यहाँ पे आप V इफेक्टिव लिख रहे हो, यहाँ पे E इफेक्टिव लिख रहे हो रुको, आपके इस डाउट का भी मेरे पास सोल्यूशन है। सिंपल सा मैं यहाँ लिख देता हूँ V इफेक्टिव, ठीक है बच्चों, दैट इज गोइंग टू बी V नॉट साइन ओमेगा टी। हैप्पी? और ये क्या है इसका ओमेगा टी, ये इसका फेज है, करेक्ट। तो इनिशियली ये जो V इफेक्टिव है बच्चों हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना एंगल पे है, तो आप बोलोगे दिस इज नथिंग बट ओमेगा टी। सिंपल, देख लो यही है ना, यही V इफेक्टिव है आपका ओमेगा टी। और बच्चों ये V इफेक्टिव है, ये V इफेक्टिव है और ये करंट है। करंट तो बच्चों क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है ना, तो करंट तो एक जैसा ही रहेगा, ये करंट है। इनके बीच में क्या एंगल है, अब ये रहा एंगल, इनके बीच का जो एंगल है, किसके बीच का, करंट और V इफेक्टिव के बीच का, यही क्या है बच्चों आपका फेज डिफरेंस है, दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय फाई। क्लैरिटी मिली इतनी? बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये हो गया हमारा हमारा फेज डिफरेंस, ये इफेक्टिव वोल्टेज है और इस लाइन पे करंट है, तो इनको बीच का जो गैप है दैट इज गोइंग टू बी द फेज डिफरेंस। उसे हमने क्या कर दिया बच्चों, फाई से रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक बात बताओ, यहां पे आपसे मैं पूछ लूं कि ये जो पूरा एंगल है यहां से लेके यहां तक, ये कितना है, क्या बताओगे आप? तो बोलोगे बच्चों देखो यहां से लेके यहां तक तो फाई है और यहां से लेके यहां तक ओमेगा टी है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई। कोई दिक्कत है किसी को? यानी बच्चों जो आई है आपका, ये जो आई देख रहे हो करंट, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना ऊपर है, ओमेगा टी प्लस फाई एंगल ऊपर है। क्लियर? अब यहीं पे बात आती है कि इसको यदि मैं रिजॉल्व करूं, देखो इस करंट को मैं रिजॉल्व करूं, रिजॉल्व करने का मतलब कि इसका हम वर्टिकल कंपोनेंट चेक करें, इसे प्रोजेक्ट कर दे वाई एक्सिस पे, तो बच्चों वाई एक्सिस पे जब प्रोजेक्ट करोगे तो देखो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा ये। और याद करो इस आई नॉट को आप यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो बच्चों यहाँ पे जो भी मिलेगा आपको, ये वाला जो जो टिप है इसका, वो क्या मिलेगा आपको, याद करो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा इसका। तो बच्चों उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे आई से। ये जो आई है ना, यही है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। आप चाहते हो तो मैं इसे आई इफेक्टिव भी लिख दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों, यही है आपका आई इफेक्टिव, ठीक है। तो ध्यान देना जरा सा बच्चों, इसको जब आप रिजॉल्व करते हो, इसको रिजॉल्व करते हो, देखो यहाँ पे कोई एंगल नहीं है, तो कौन सा एंगल लिया जाएगा, ये वाला। लेकिन बच्चों जिसके साथ एंगल नहीं है होता है उसके साथ साइन लग जाता है, तो देखो इसके टिप वैल्यू को उठाओ, आई नॉट को ले लिया मैंने, आई नॉट, इसके साथ साइन लगा दो, और बच्चों एंगल क्या है, ओमेगा टी प्लस फाई है, ओमेगा टी प्लस फाई है। दिस इज नथिंग बट योर इंस्टेंटेनियस करंट और आई इफेक्टिव का इक्वेशन। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होना चाहिए। तो बच्चों इसका ये फेजर डायग्राम है, आपने देखा कि वोल्टेज लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो आ जाओ बच्चों यहाँ पे मैं क्या लिख दूं,
आई इफेक्टिव दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है, अभी तो आपने आई इफेक्टिव का इक्वेशंस लिखा है। देखो वी इफेक्टिव का इक्वेशन ये रहा, आई इफेक्टिव का इक्वेशन ये रहा, राइट। अब बच्चों हमें चाहिए कि ये जो वी इफेक्टिव है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, कैसे निकालें हम इसे। आ जाओ देखते हैं जरा सा। तो बच्चों जब यहाँ पे आपने ये पैरेललोग्राम बना दिया है, राइट, सो आप चाहो तो ट्रायंगल यूज कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसे कर दो ओ ओ, इसे कर दो ए, राइट, इसे कर दो बी और इसे कर दो सी। ठीक है, ये कैपेसिटर से कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे? रुको, कैपेसिटर से कंफ्यूजन लग रहा है तो इसे पी कर दो, कंफ्यूजन दूर। ओ ए पी और ये पी। ओपी जो है बच्चों हमारा क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है वी इफेक्टिव को। चलो बहुत बढ़िया। तो एक बात बताओ, जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम था, यदि बच्चों इसे मैं कंसीडर करूं, ध्यान से देखना, ये मेरा एक वेक्टर है, ये मेरा दूसरा वेक्टर है। वोल्टेज एक स्केलर क्वांटिटी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। यहां पे मैं यदि वेक्टर बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि वोल्टेज एक क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि बच्चों यहां पे फेज डिफरेंस है, इस वजह से हम इसे वेक्टर जैसा ट्रीट कर रहे हैं। बात समझ में आई? चलो जी। तो बच्चों यहां पे क्या मैं लिख दूं कि ये जो वी इफेक्टिव है आपका, वी इफेक्टिव है जो आपका, ये कुछ और नहीं, दिस इज नथिंग बट बच्चों वी आर प्लस वी सी। आप इसको इसके मैक्सिमम वैल्यू के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो, आई एब्सोल्युटली डोंट माइंड। आ जाओ देखो बच्चों, तो इस वी इफेक्टिव को आप लिखना चाहते हो इसके मैक्सिमम वैल्यू के फॉर्म में तो भी कर सकते हो, अदरवाइज चलो ठीक है, दैट्स फाइन, आई एम ओके विद दिस। इसका हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो वी इफेक्टिव का मैग्नीट्यूड, तो बच्चों इधर भी कर दो वी आर प्लस वी सी का मैग्नीट्यूड। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बच्चों याद करो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, इसका यदि रिजल्टेंट वैल्यू निकालने जा रहे हो आप, वी इफेक्टिव, इसका रिजल्टेंट वैल्यू निकालने जा रहे हो आप, याद है क्या करते थे हम, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर प्लस 2 VR टाइम्स ऑफ वी सी। क्लियर है ये बात? और बच्चों साथ साथ में क्या आ जाता था, कॉस थीटा। और यहाँ पे वी सी एंड वी आर के बीच में एंगल कितना है बताओ, 90 डिग्री है। देख लो वी आर इस लाइन पे है और वी सी इस लाइन पे है, तो एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री, यानी π/2। और कॉस π/2 क्या होता है, लड्डू। तो बच्चों ये लड्डू हमारा काम आसान कर देगा, 0। तो ये पूरा का पूरा ये क्वांटिटी क्या बन गया, 0 बन गया। तो बच्चों हमें क्या मिला, देख लेना यहाँ पे, वी हैव नाउ वी इफेक्टिव, है ना, एरो हटा दिया तो मैग्नीट्यूड दिख रहा है अपने को, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। इस इक्वेशन को बॉक्स में डाल दो, देखना कोई चुरा ना ले इसे, लॉक कर दो, इसको सील कर दो। वी इफेक्टिव इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। क्लियर? चलो इतना नोट करो पहले बच्चों, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम। ध्यान रखना वी आर किसके बराबर है, आई टाइम्स ऑफ आर के, और बच्चों वी सी किसके बराबर है, आई टाइम्स ऑफ एक्स सी। अब बच्चे सोच रहे होंगे एक्स सी क्या है, प्योरली कैपेसिटेटिव सर्किट चेक कर लो जाके, एक्स सी पता चल जाएगा है क्या। बच्चों ये कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस है, करेक्ट ना? चलो ठीक है, सो इतना नोट करो पहले, फिर बढ़ते हैं अपने अगले पेज पे। डन? शैल आई स्विच द पेज? रेडी? ठीक है, आ जाओ, इस इक्वेशन को याद रखना, इसी को मैं दूसरे पेज पे फिर से लिखूंगा। ओके, तो बच्चों वी इफेक्टिव इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर, लिख देता हूं दोबारा से, चलो, वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे वी आर की वैल्यू हमें पता है, दिस इज नथिंग बट आई आर, ये आई क्या है, आई इफेक्टिव हो जाएगा इन दैट केस। और बच्चों यहाँ पे देखना वी सी ये बन जाएगा आई एक्स सी। यहाँ बता देना बच्चों कि हुआ क्या है,
तो वी आर इज इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ आर एंड वी सी इज इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ एक्स सी। ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। बच्चों यहाँ पे आप देखोगे जब स्क्वायर करोगे इन्हें तो आपको आई स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा। तो इधर मिला आर स्क्वायर और यहाँ पे मिला बच्चों एक्स सी स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को? ये रहा आपका वी इफेक्टिव। देखते जाना एक एक कहानी। ये आई स्क्वायर को बाहर निकालो, आई स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो रूट से बाहर आ जाएगा बच्चों और आपको अंडर रूट मिल जाएगा सिर्फ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। इस आई को उठा के डिवाइड कर दो। बात समझते जाना यहाँ पे बच्चों। वी इफेक्टिव डिवाइडेड बाई आई। ये आई क्या है? ये आई इफेक्टिव है। कोई दिक्कत किसी को? मैंने इस आई को आई इफेक्टिव लिखा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ना बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। अच्छा, ये जो देख रहे हो आप पूरी की पूरी क्वांटिटी वी इफेक्टिव और आई इफेक्टिव, बताओ बच्चों है क्या ये? चलो थोड़ा सा एनालिसिस करा देता हूँ इसका। वी इफेक्टिव और आई इफेक्टिव, ओम्स लॉ याद है? हाँ याद है। V इज इक्वल टू क्या होता था बच्चों? आई आर। यहाँ से मुझे बताओ V अपॉन आई लिखूँ तो क्या मिलेगा? R। ये क्या है? वोल्टेज। ये क्या है? करंट। तो वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है आपको दे रहा है R। ये R क्या है बच्चों? ये है कुछ और नहीं, ऑब्स्टिकल है। ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों ये ऑब्स्टिकल को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। कब? जब आप रजिस्टर यूज कर रहे हो। लेकिन बच्चों जब आप एक रजिस्टर और साथ साथ में एक कैपेसिटर भी यूज कर रहे हो तो इन दोनों के कंबाइंड ऑब्स्टेकल को हम क्या बोलेंगे? तो बच्चों उनका नाम है इंपीडेंस। तो ये भी इफेक्टिव और आई इफेक्टिव है क्या? दिस इज नथिंग बट द ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ, है ना, इन द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, और इसी का नाम दिया गया है बच्चों यहाँ पे इंपीडेंस। तो आपने क्या देखा कि इसको हमने बोल दिया ये कुछ और नहीं, ये इंपीडेंस है। और ये किसके इक्वल हो गया? तो बच्चों आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर के। यानी बच्चों इनडायरेक्टली कुछ चीजें यहाँ पे आपको दिखने लगी है अब, है ना। इनडायरेक्टली देखा जाए तो बच्चों इंपीडेंस इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों जेड से। तो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। नोट कर लें इसे पहले। और बच्चों यहीं पे यदि मैं बात करूं जेड इज इक्वल टू, रुको, जेड इज इक्वल टू, क्या बच्चों ये भी लिखा जा सकता है वी इफेक्टिव ओवर आई इफेक्टिव। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों देखो ये पूरा का पूरा बॉक्स क्या है? वी इफेक्टिव और आई इफेक्टिव। यही तो ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ करंट है। कहां से बच्चों? इन आरसी सीरीज सर्किट। समझना इस बात को कि ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इन आरसी सीरीज सर्किट। क्लियर? चलो जी बहुत बढ़िया। इतना नोट करो पहले, फिर कहानी को आगे बढ़ाता हूं मैं। 1 बाय 1 करके देखेंगे इसे, बिल्कुल नहीं घबराना है। इतना क्लियर है? चलो जी आ जाओ, लाइन खींच लो एक। आप एक छोटा सा लाइन खींच लेते हैं। ओके, एक और लाइन खींच लो यहाँ भी। चलो जी, जेड इज इक्वल टू वी इफेक्टिव ओवर आई इफेक्टिव, या फिर ये चीजें मिली है आपको। एक बात बताना बच्चों, एक्स सी जो है आपका, इस एक्स सी को क्या लिख सकते हो आप? इस एक्स सी को, सिंस एक्स सी कैन बी रिटन एज 1 ओवर ओमेगा सी। 1 ओवर ओमेगा सी। अच्छा, ओमेगा को क्या लिख सकते हो? 2 पाई एफ। ये सब ना भूलना मत। ओमेगा क्या है आपका? 2 पाई एफ है। एक्स सी क्या है बच्चों? 1 बाई ओमेगा सी है। 1 बाई ओमेगा सी है। क्लियर? तो क्या हम इस जेड को ऐसे लिख सकते हैं? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी के प्लेस पे बच्चों 1 बाई ओमेगा सी होल स्क्वायर। क्या ये वाली कहानी क्लियर है आपकी? बहुत बढ़िया।
बच्चों एक और स्टेप यहाँ आगे बढ़ जाओ, आर स्क्वायर प्लस 1/, ओमेगा के प्लेस पे 2πf लिख दूं, और बच्चों इनका होल स्क्वायर है तो क्या ये 2 4 बन जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, और एफ स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और सी स्क्वायर। बिल्कुल ठीक बात है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, हमारे काम का रिलेशन है, नोट कर लें इसे भी। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, यहां तक तो हमने इम्पीडेंस पे फोकस किया। अब आइए जरा सा हम फोकस करते हैं इसके फेज डिफरेंस पे। क्लियर? चलो जी बच्चों, फेज डिफरेंस आपको याद है हम कैसे निकालते थे, है ना? फेज डिफरेंस, रुक जाओ लिख लेते हैं यहाँ पे, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस आपको याद था कि फेज ऑफ वोल्टेज, है ना, फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट, यही करते थे हम। और बच्चों वोल्टेज का फेज कितना है, यहाँ पे चेक करना जरा सा, वोल्टेज का फेज ओमेगा टी है, और करंट का फेज कितना है, ओमेगा टी प्लस फाई है। लिख लो यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे लिख दिया मैंने ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। ब्रैकेट ओपन करो जरा सा, क्या मिलेगा आपको, ओमेगा टी कट, ये मिल जाएगा -5। ये माइनस साइन क्या बताता है आपको, सोच के देखना। इसका मतलब है बच्चों, ये माइनस आने का मतलब है कि ये वाली क्वांटिटी कम है और ये वाली क्वांटिटी ज़्यादा है। जब ये ज़्यादा है बच्चों, मतलब बड़ी क्वांटिटी है, तो ये लीड कर रही है और ये लैग कर रही है। कहानी समझ में आई? ये बड़ा है मतलब लीड कर रहा है, ये छोटा है मतलब लैग कर रहा है। और ये किसका फेज है, वोल्टेज का। ये किसका फेज है, करंट का। तो करंट का फेज लीड कर रहा है, वोल्टेज का फेज लैग कर रहा है। कितने से, फाई से। कहानी क्लियर हुई? तो बच्चों हमें कंक्लूजन क्या मिला, आ जाओ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सो इन इन आरसी सीरीज सर्किट, आरसी सीरीज सर्किट, in RC series circuit, in RC series circuit, voltage lags, voltage lags by phi to current। बात समझ में आ गई बच्चों? फाई क्या है आपका, फेज डिफरेंस है। क्लियर? चलो जी बहुत बढ़िया। नेगेटिव साइन क्या बताता है, ये चीजें मैंने जो लिखा है। अब आओ यहाँ पे, ये फाई निकाले कैसे, ये फाई जो है कैसे निकाला जाए, इस पे फोकस कर लेते हैं। तो इसके लिए बच्चों आपको वापस से इसी फेजर डायग्राम में आना होगा, और हमने जो सिलेक्ट कर रखा है ना, देखो फाई यहाँ पे एंगल है, ये वाला एंगल चाहिए अपने को। एक काम करते हैं, हमारे पास ट्रायंगल है ओ ए पी। इन ट्रायंगल यहाँ पे पहले करके देख लेते हैं, फिर अगले पेज पे मैं लिख दूंगा। इन ट्रायंगल ओ ए पी, मुझे बताना जरा सा tan फाई क्या होगा। तो आप बोलोगे देखो tan फाई ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है। तो आप बोलोगे देखो परपेंडिकुलर ओवर बेस। और बच्चों आपने इसी VC को तो ट्रांसफर किया है यहाँ पे, तो ये पूरा क्या है, VC है। देखो इसको ही तो आपने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। नहीं समझ में आई बात? देखो ये VC है आपका, इसको यहाँ से उठाओ, ठीक है, और इसको लाके यहाँ पे ड्रॉप कर दो। तो बच्चों एग्जैक्टली यही VC यहाँ चला गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। तो बच्चों आपका जो इस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर है वो VC है, और जो बेस है वो क्या है, VR है। तो बच्चों क्या मैं लिख दूं, VC अपॉन VR, चलेगा? इतनी बात क्लियर है? आ जाओ, यही सेम चीज मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। इन ट्रायंगल OAP, tan phi इज इक्वल टू VC अपॉन VR। ये क्या था बच्चों, परपेंडिकुलर, ये क्या था आपका बेस। tan क्या होता था, परपेंडिकुलर ओवर बेस, हाँ ठीक बात है। बच्चों tan फाई जो देख रहे हो आप, VC को क्या लिख सकते हो, I टाइम्स ऑफ XC, और VR को क्या लिख सकते हो, I टाइम्स ऑफ R। बच्चों इस R और R को क्या हम कैंसिल कर दें, तो क्या मिला अपने को, XC अपॉन R। बच्चों यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, फाई निकालना है तो tan को उधर भेजो, क्या बन जाएगा, tan इनवर्स XC अपॉन R। चेक कर लो, ये कोई दिक्कत है किसी को क्या, नहीं होना चाहिए।
एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए बच्चों, 100% क्लियर होना चाहिए ये। अच्छा एक और चीज़ है बच्चों, जो फाई आपने 10 का यूज़ करके निकाला है ना, क्योंकि आगे चल के हमें पावर फैक्टर भी पढ़ना है, वहाँ पे हम कॉस फाई यूज़ करेंगे। तो एक और तरीका है इस फाई निकालने का, वहाँ पे आप कॉस यूज़ कर सकते हो। चलो वापस से चलते हैं सेम ट्रायंगल में। अभी हमने 10 यूज़ किया, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब सेम ट्रायंगल में बच्चों यूज़ करो कॉस फाई, और बताओ। तो कॉस फाई जो है आपका, देखो यही फाई एंगल है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस तो ये रहा विच इज वी आर, और हाइपोटेन्यूज तो भी इफेक्टिव रहा। क्लियर है बच्चों, आ जाओ। यही सेम चीज कॉस फाई इज इक्वल टू वी आर ओवर वी इफेक्टिव हम लिखते हैं। कॉस फाई अपने पास है प्लेस, ओके ऑल राइट, वी आर शॉर्टेज ऑफ द प्लेस। एक काम करता हूँ बच्चों, इसे यहीं पे समझा देता हूँ। देखना जरा सा, वी आर को क्या लिख सकते हो, आई टाइम्स ऑफ आर। बच्चों करंट टाइम्स ऑफ ऑब्स्टेकल, वी इफेक्टिव। वी इफेक्टिव तो इस पूरे का वोल्टेज ड्रॉप है बच्चों। तो इस पूरे का ऑब्स्टेकल कितना है, पूरे के ऑब्स्टेकल को इंपीडेंस बोलते हैं, उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे करंट टाइम्स ऑफ जेड लिख दिया, आई से आई को काट दो। तो बच्चों कॉस फाई इज इक्वल टू आर अपॉन जेड। तो बताओ फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स आर अपॉन जेड हो जाएगा। चेक कर लो। तो एक ये भी तरीका है आपको फेज डिफरेंस निकालने का। क्लियर है ये सब कुछ। तो बच्चों यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट जितने भी रिक्वायर्ड टर्मिनोलॉजीज थे इससे रिलेटेड हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। क्लियर, चलो जी बहुत बढ़िया, नोट कर लो पहले ये सब कुछ को। डन, ठीक है, ऑल राइट। ऑल राइट बच्चों, आ जाओ। तो वापस से हम चलते हैं अपने अगले पेज पे, और यहाँ पे एक बार जितने भी फॉर्मूलेज हमने डिस्कस किए हैं उनको एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, ठीक है। आ जाओ नोट कर लेते हैं। बताना बच्चों, जेड इम्पीडेंस क्या था आपका, ये बॉक्स हटा देता हूँ मैं, ठीक है। इम्पीडेंस क्या था आपका, तो आप बोलोगे देखो ये कुछ और नहीं, वी इफेक्टिव ओवर आई इफेक्टिव था। बच्चों वी इफेक्टिव को हम वी आर एम एस भी बोलते हैं, वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस। और बच्चों इनको जब आपने सॉल्व किया था तो आपको क्या मिला था, आपको मिला था आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। और बच्चों एक्स सी को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो 1/ओमेगा सी, याद रखना। एक्स सी के प्लेस पे लिख सकते हो 1/ओमेगा सी, और ओमेगा के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, 2πf। ये सारा चीज बच्चों इसे फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। क्लियर, चलो जी बहुत बढ़िया। अच्छा एक और बात बताओ, यदि यही आई इफेक्टिव या आई आर एम एस पूछ लिया जाए तो कोई बात नहीं, वो भी बता देंगे हम यहाँ पे। कैसे बच्चों, देखो इनको ही पकड़ लो, और यहाँ से आपको आई इफेक्टिव चाहिए तो आई को इधर ला दो, जेड को यहाँ ला दो, तो क्या बन जाएगा, वी इफेक्टिव ओवर ओवर जेड। या फिर बच्चों वी आर एम एस ओवर जेड, एक ही बात है। क्लियर, ये पार्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। चलिए जी, अब देखना जरा सा बच्चों, यहाँ पे आ जाओ। इनको देखना, आई नॉट को मैक्सिमम करंट की बात कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मैक्सिमम करंट की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम वोल्टेज ले लिया, है ना। मैक्सिमम वोल्टेज ले लिया, और बच्चों हमने इसे डिवाइड कर दिया इम्पीडेंस से। क्लियर, कोई दिक्कत है नहीं। तो बच्चों आ जाओ, जेड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाउ मच, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। चेक कर लो। अच्छा एक और चीज, मान लो वो पूछते हैं मैक्सिमम करंट बताओ, है ना, तो ऐसे ही यूज कर लो, या फिर एक और तरीका है, आप यहाँ पे जेड के प्लेस पे आप बच्चों यूज कर सकते हो रिस्पेक्टिव एलिमेंट का ऑब्स्टेकल। यदि मान लो बात की जा रही है किसकी, एक तरह से ले लो कि कैपेसिटेटिव, एक कैपेसिटर की बात की जा रही है, ठीक है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो एक्स सी। चलो अभी कंफ्यूज मत हो, ये नोट कर लो बस, ठीक है। आ जाओ, फेज एंगल क्या था बच्चों, तो फेज एंगल दो तरीके से निकाला था हमने। एक यूज किया था हमने tan इनवर्स, है ना, देख लो, tan इनवर्स एक्स सी अपॉन आर, एक्स सी अपॉन आर। और दूसरा यूज किया था बच्चों हमने, और cos इनवर्स आर अपॉन जेड। चेक कर लो एक बार जरा सा, आर अपॉन
जेड, आर अपॉन जेड। क्लियर? तो इस तरीके से आप यहाँ पे फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हो। इंस्टेंटेनियस करंट, सिंपल कहानी, सेम इक्वेशंस लिख दो बच्चों। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये था आपका इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन। डन? बहुत बढ़िया। तो नोट कर लें इसे बच्चों पहले। और आइए, आपके सामने यहाँ पे कमेंट करो वाला बॉक्स दिख रहा है, करेक्ट बच्चों? यहाँ पे एक छोटा सा चीज आपसे पूछने वाला हूं मैं। मान लो कि आपको जो है एक स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर दिया गया है, ठीक है? स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर दिया गया है जिसका साइज अर्थ के साइज के बराबर है, जिसका साइज अर्थ के साइज के बराबर है, करेक्ट? और ये आपका क्या है? स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर है, मतलब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 6400 किलोमीटर हो जाएगी, क्योंकि अर्थ के साइज के बराबर है। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू, सी की वैल्यू मुझे कमेंट करके बताना है। कौन से यूनिट में बताना है बच्चों, ये भी बोल देता हूं आपको, माइक्रोफराड में इसे बताना है। सी की वैल्यू कैलकुलेट करो और बच्चों जो आंसर से आएगा उसे माइक्रोफराड में रखना और फिर उसी आंसर्स को कमेंट करो, ठीक है? ये पार्ट आपको करना है। चलो आ जाओ। तो अब यहां से बच्चों हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। तो बच्चों फुल्ली रेडी हो जाओ इन फॉर्मूलेस के साथ में, क्योंकि इनका यूज करने वाले हैं हम, ठीक है? शैल वी स्टार्ट? रेडी बच्चों? आ जाओ, पहला क्वेश्चन, ठीक है? स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, क्या बोल रखा है इसने? इन अ सीरीज आरसी सर्किट, आर की वैल्यू दे रखा है कितना बच्चों बताओ? 30 ओम, लिख लो। आर की वैल्यू 30 ओम दे रखा है। सी की वैल्यू बच्चों 0.25 माइक्रोफराड दे रखा है, और याद रखना माइक्रोफराड को कन्वर्ट करना होता है फराड में, ठीक है? फाइन। ओमेगा की वैल्यू भी दे रखा है बच्चों, तो आओ सारा डेटा ना यहाँ लिखते हैं, ठीक है? सोल्यूशन लिख लो पहले और वन बाय वन करके डेटा लिखते जाओ। पहला डेटा क्या है बच्चों? आर की वैल्यू है, दैट इज 30 ओम। सी की वैल्यू है बच्चों 0.25 इंटू 10⁻⁻⁻6 फराड। क्यों? मैंने इसे डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया फराड में, माइक्रो फराड है ना बच्चों, देख लो 0.25 माइक्रो फराड, तो इसे फराड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? बहुत बढ़िया। यहाँ पे बच्चों जो अप्लाइड वोल्टेज है, ये जो V है, दे हैव गिवन दिस इज 100 वोल्ट, पढ़ लो ऊपर। ये V इफेक्टिव है, ध्यान रखना, दिस इज V इफेक्टिव, और V RMS भी बोल सकते हो। कितना है? 100 वोल्ट। ओमेगा की वैल्यू तो ये भी नोट कर लो, V कितना है बच्चों आपका? 100 वोल्ट। आप चाहे तो इसे मैं यहाँ पे V इफेक्टिव लिख दूँ, लाइफ थोड़ी सी इजी रहेगी, ठीक है बच्चों? ओमेगा क्या है आपका? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, कितना? 10,000 रेडियन पर सेकेंड, 10,000 रेडियन पर सेकेंड। ये आपको दे रखा है बच्चों ओमेगा की वैल्यू। आगे पूछ रहे हैं फाइंड द करंट इन द सर्किट। ओके, तो हमसे पूछ रहे हैं पहला पार्ट बच्चों कि इसके अंदर जो करंट है वो कितना फ्लो कर रहा है, यानी आपसे पूछ रहे हैं आई इफेक्टिव, कितना करंट फ्लो कर रहा है। दूसरा क्या पूछ रहे हैं? ओके, कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड द कैपेसिटर। तो बच्चों ये जो रजिस्टर देख रहे हो आप, ये रजिस्टर, यहाँ पे वोल्टेज डिसिपेशन कितना है ये पूछ रहे हैं हमसे, और साथ साथ में बच्चों ये कैपेसिटर देख रहे हो ना, इसमें वोल्टेज डिसिपेशन कितना है ये भी पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है? तो इतनी सारी कहानियां हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों देखो भी आर पूछा जा रहा है और तीसरी क्वांटिटी है भी सी पूछा जा रहा है, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो बच्चों इतनी सारी चीजें जो पूछी गई है, पहले आओ इनका रोड मैप क्लियर कर लो। जब आपने डेटा लिख लिया, क्या फाइंड आउट करना है ना, तो ऑलमोस्ट 30% जॉब आपका ओवर हो जाता है, और रोड मैप क्लियर कर लो तो अनदर 20% क्लियर हो जाता है बच्चों, यानी ऑलमोस्ट 50% पार्ट आपका कवर्ड अप हो जाता है। आ जाओ देखो, आई इफेक्टिव चाहिए अपने को, करेक्ट? तो आई इफेक्टिव के लिए देखो वी इफेक्टिव है अपने पास, वी इफेक्टिव अपने पास है। तो बच्चों हमने सीखा है Z इज इक्वल टू वी इफेक्टिव अपॉन आई इफेक्टिव,
करेक्ट। और अपने को चाहिए क्या, आई इफेक्टिव। तो क्या कर दे बच्चों, जेड को यहाँ ला दो, तो वी इफेक्टिव डिवाइडेड बाई जेड, फर्स्ट पार्ट ओवर। सेकेंड पार्ट जो है आपका, देख लो, एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे। सेकेंड पार्ट काफ़ी इजी है, कैसे देखना, वी आर तो आप लिख लोगे आई इफेक्टिव टाइम्स ऑफ आर। जो यहाँ पे आई मिलेगा ना बच्चों, इसी को उठा के यहाँ पे रख दोगे, समझो बात को। तो आई इफेक्टिव टाइम्स ऑफ आर, और आर की वैल्यू 30 है, और आई की वैल्यू यहाँ से मिलेगा, सब्स्टिट्यूट करो, दूसरा आंसर। तीसरा पार्ट देखना बच्चों जरा सा, थर्ड पार्ट जो है आपका, राइट, क्या पूछा जा रहा है आपसे, ओके, थर्ड पार्ट में, कम ऑन, दोबारा से ही खींच लेता हूँ लाइन, चलो देखो, अभी भी टेढ़ा है, अब ठीक है, चलो। VC पूछा जा रहा है बच्चों, बताओ VC का क्या होगा, आई टाइम्स ऑफ, यानी आई इफेक्टिव टाइम्स ऑफ XC। अब दिक्कत क्या है बच्चों कि आपके पास XC नहीं है, कोई बात नहीं, XC का क्या फॉर्मूला होता है, सी हियर, XC इज नथिंग बट 1 बाई ओमेगा सी। ओमेगा तो है अपने पास, हाँ, और सी तो अपने पास है। आप देख रहे हो, एक एक डेटा क्लियर हो गया कि बच्चों करना क्या है, राइट। तो अक्सर मैंने सुना है बच्चों को कि देखो थ्योरी तो समझ में आ जा रही है, बट न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है ना, एप्लीकेशंस नहीं हो पा रहा है। बच्चों क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप ये मेथड फॉलो नहीं कर रहे हो, राइट। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उस टाइम पहले डेटा नोट करो, और देखो कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, उन्हें नोट कर लो, और फाइंड आउट के साथ साथ बच्चों तब आप एनालाइज करो कि इसको हम कौन कौन से फॉर्मूले यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ये अप्रोच फॉलो करोगे तो ऑलमोस्ट बच्चों, राइट, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे आप, और आंसर्स भी आपको मिलेगा। देखते हैं, जैसे भी इफेक्टिव ओवर जेड, बच्चों अपने पास जेड नहीं है, देख लो जेड है क्या, कहीं भी नहीं है, देख लो इम्पीडेंस की वैल्यू तो है नहीं। अब इम्पीडेंस की वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहला काम होगा हमारा बच्चों इम्पीडेंस निकालना। तो आ जाओ देखते हैं, निकालो इम्पीडेंस पहले। जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। बच्चों आर की वैल्यू बताना, 30 है, और XC के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, 1 बाई ओमेगा सी, इसको होल स्क्वायर कर दो। देखो यहाँ से XC चाहिए भी था अपने को, देख रहे हो पूरी कहानी। तो 30 स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर इज 9, एंड जीरो है बच्चों, तो डबल जीरो कर दो। 1 बाई ओमेगा, ओमेगा के प्लेस पे 10,000 है, 10,000 को बच्चों यदि सिंप्लीफाई करके लिखा जाए, क्या लिख सकते हैं हम, तो 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4 जीरो, दिस मच रेडियन पर सेकेंड, समझना बात को। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 4, ठीक है। और सी कितना है बच्चों आपका, रुको इसको थोड़ा शिफ्ट कर लिया जाए, सी बताना कितना है, 0.25 इंटू 10 रेज टू द पावर -6, और इन सब का आपको करना होगा होल स्क्वायर। रुको बच्चों, इन सब का कर दो आप होल स्क्वायर। कहानी समझ में आ रही है। रुको एक काम करता हूँ मैं, इस वाले डेटा को ना थोड़ा नीचे ला देता हूँ, या फिर रुको, क्योंकि ये सब छोटे छोटे टर्म्स हैं, तो ये सी एंड, रुको इसको हटाओ पहले, इनको साइड में कर देता हूँ मैं, सबसे नीचे यहाँ पे हो जाएगा इतने में। इसके बाद बच्चों ये सेकंड पार्ट है ना, इसके जस्ट ऊपर कर देता हूँ, देखना, ठीक है, ऑल राइट। अब चाहो तो यहाँ पे एक लाइन खींच लो, नॉट अ प्रॉब्लम, ओके। चलो जी, इस लाइन को थोड़ा सा शिफ्ट कर लो, आप छोटा कर लो, और यहाँ पे लाइन खींच लो, करेक्ट। आ जाओ बच्चों, इसी पार्ट को, इस जेड को कंटिन्यू करो यहाँ पे, तो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट 900 तो है ही, करेक्ट। बच्चों देखो -6 + 4 कितना हो जाएगा, -2, समझो बात को, 4 है
और ये -6 है, कितना हो जाएगा 10⁻², -2 को ऊपर भेजो तो क्या हो जाएगा 10⁻², इसका मतलब 100 ऊपर चला गया। ठीक है, 0.25, तो बच्चों 0.25 को लिखो अभी। चलो, और कुछ है क्या नीचे में? नहीं है। इन सब का क्या है? होल स्क्वायर। एक काम करो, इस डेसिमल को हटाओ पहले। इस डेसिमल को हटाओगे बच्चों तो ऊपर में 2 जीरो और डाल दोगे आप। चलो कोई बात नहीं। तो z इज इक्वल टू √900, और बच्चों 25 400, 4 पे डबल जीरो 400, और उसका क्या है बच्चों? स्क्वायर। देखना 900 एज इट इज़ है, प्लस 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, और ये 2 जीरो है तो 2 जीरो का स्क्वायर करोगे तो 4 जीरो आ जाएगा। सिंपल सी कहानी है। तो बच्चों इन्हें जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 160,900। ये डेटा आपको मिल गया। अब कहानी क्या है बच्चों कि इसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालें। करेक्ट। देखो कहानी समझना। मान लो आपके पास है 400, तो 400 का स्क्वायर करते हो तो क्या मिलता है? तो 4 का स्क्वायर 16, और ये 4 जीरो। ठीक है, 16,000। अब 16,000 में 900 ऐड करते हो, देखो तो बहुत ज़्यादा वैल्यू इंक्रीज नहीं कर रहा, मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा दैट इज वेरी क्लोज टू 400। तो बच्चों हम अब यहाँ पे मान लो हमारे पास कैलकुलेटर तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम सॉल्व करके डायरेक्ट लिख देंगे 400.1 या 2 समथिंग लाइक दैट इट विल कम। इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो दिस इज समथिंग कि बच्चों अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 400.1 या 400.12 some sort of thing it will come. It is very close to 16,000. 16,000 का स्क्वायर रूट 400 होगा। करेक्ट ना? तो बच्चों क्योंकि 900 एडिशनल एडेड है तो 0.1 या 0.2 होगा। दैट्स इट। कैलकुलेटर यूज़ करो, पता चल जाएगा। रुको कैलकुलेटर यूज़ करके चेक ही कर लेता हूँ मैं कितना एग्जैक्ट आ रहा है। देखना जरा सा। स्क्वायर रूट कितना है बच्चों? 160,900। ठीक है, देखो ये रहा। कितना आया? 401.123। बात समझ में आई बच्चों? तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी बड़ा काम करता है अपने लिए। तो हमने क्या किया? 400.1 छोड़ दिया, बस दैट्स इट। और बच्चों क्योंकि इम्पीडेंस क्या है? ऑब्स्टिकल होता है, तो यूनिट क्या होगा? ओम होगा। एक वैल्यू तो आपको बच्चों यहाँ पे मिल गया। अभी पूछा नहीं गया था ये जेड, ये तो जेड हम खुद निकाल रहे हैं आई इफेक्टिव निकालने के लिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला देखो ये है। कहानी समझ में आ रही है? तो बच्चों आ जाओ। देयरफॉर आई इफेक्टिव is equal to V effective अपॉन जेड। बच्चों V effective की वैल्यू बताओ। V effective की वैल्यू है बच्चों 100, लिख दो यहाँ पे 100। और बच्चों जेड की वैल्यू अभी आया आपको कितना? 400.1। अगेन फिर से सब कुछ डेसिमल में है, राइट। डेसिमल को हटाओ तो ऊपर में क्या हो जाएगा? 1000, नीचे में 4001 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो नियरली आपको मिलेगा 0.24 समथिंग, 245 समथिंग मिलेगा। तो उसको राउंड ऑफ करके बच्चों हम कर देते हैं 0.25। और क्योंकि ये क्या है? करंट है, तो किस में हो जाएगा बच्चों? एम्पियर में। चेक कर लो। और द मोमेंट आपको ये आई इफेक्टिव मिला, बाकी तो लाइन से ये दोनों चीजें अपने आप निकल जाएगी। कैसे बच्चों? देखो वी आर इज इक्वल टू आई इफेक्टिव कितना मिला आपको? 0.25। और बच्चों आर की वैल्यू कितनी है? 30। मल्टीप्लाई कर दो। करेक्ट। तो एक काम करो जरा सा, इसका डेसिमल हटाओ, नीचे में 100, एक जीरो से एक जीरो काट दो। 25 इंटू 3 75 है ना बच्चों? देखो यहाँ 25 इंटू 3 75 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ जाएगा? 7.5 वोल्ट। चेक कर लो। दिस इज नथिंग बट द वोल्टेज डेसिपेटेड वेयर? इन द रजिस्टर। यानी यहाँ पे जो वी आर की वैल्यू आप ढूंढ रहे हो बच्चों, यहाँ पे जो वी आर की वैल्यू ढूंढ रहे हो आप, दिस इज कमिंग आउट टू बी 7.5 वोल्ट। चेक कर लो 7.5 वोल्ट। क्लियर? इसी तरीके से VC जो ढूंढ रहे हो बच्चों आप, आई इफेक्टिव कितना मिला है? 0.25 एम्पियर। और XC, अगेन XC के लिए आपने इतना बड़ा कैलकुलेशंस किया था, ध्यान से देखो ये सब कुछ सॉल्व करके ये 1600, देखो यही था XC आपका, ये क्या था? R। देख लो
ये आर है, ये एक्स सी है। तो ये पूरा जो सॉल्व किया है आपने, एक्स सी की वैल्यू कितनी मिली है बच्चों? 116,000 मिली है। देख रहे हो आप, ये कितनी मिली है? ये किसकी वैल्यू है? एक्स सी की तो वैल्यू है। और ये किसकी वैल्यू है? आर की वैल्यू, बट ये एक्स सी स्क्वायर की वैल्यू है। तो एक्स सी की वैल्यू एग्जैक्टली है कितना? 400 है। ये बच्चों बात चल रही है, एक्स सी स्क्वायर है ना। तो देखो ये एक्स सी की वैल्यू है 400 और इसका स्क्वायर। तो हमें पता है कि एक्स सी की वैल्यू हमें कितनी मिली है? ये मिली है 400 ओम। लिख लो यहाँ पे 400। तो बच्चों डेसिमल को हटाओ, नीचे में कर दो 100। ये 100 से इसको काट दो, 25 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 100 वोल्ट। ये रहा आपका VC। कोई दिक्कत? तो बच्चों वोल्टेज ड्रॉप इन द कैपेसिटर ओवर हियर कितना मिल गया बच्चों आपको? 100 वोल्ट। कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। नोट करें इसे पहले। क्लियर? बच्चों आ जाओ दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन में बोल रखा है कि ना सीरीज आरसी सर्किट R 30 ओम है, C 0.25 माइक्रोफराड है, V की वैल्यू 100 वोल्ट है, ओमेगा की वैल्यू जो दे रखा है सर ठीक है 10,000 रेडियन पर सेकेंड है। फाइंड द करंट इन द सर्किट। करंट निकाल लिया, यस डन, करंट हो गया। देन बच्चों कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर निकल गया 7.5 वोल्ट। एंड कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर निकल गया बच्चों 100 वोल्ट। एक चीज बताओ, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 7.5 वोल्ट है, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 100 वोल्ट है। दोनों को जरा सा ऐड करना, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों 100 100 एंड 7.5 वोल्ट। ध्यान से देखना बच्चों, जो आपका अप्लाइड वोल्टेज है वो कितना है? सिर्फ 100 है। और वोल्टेज ड्रॉप इन दोनों डिवाइसेस को देखा जाए, ऐड कर दिया जाए या इनकी एल्जेब्रिक सम देखा जाए, तो बच्चों अप्लाइड वोल्टेज से भी ज्यादा मिल रहा है। अब आपको नहीं लग रहा है कि ये कहानी कहीं ना कहीं गलत है? नहीं, गलत नहीं है। आपको लग रहा है कि अप्लाइड वोल्टेज से यहाँ पे तो वोल्टेज डेसिपेशन ज्यादा हो जा रहा है बच्चों, क्योंकि आप गलती कर रहे हो, आप इनका एल्जेब्रिक सम निकाल रहे हो। एल्जेब्रिक सम तब काम करता है जब ये दोनों सेम फेज में होते। बट क्या ये यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप VR और यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप VC, क्या ये दोनों सेम फेज में है? नहीं है, ये दोनों सेम फेज में नहीं है बच्चों। चेक कर लो VR एंड VC, जो आपने पूरी एनालिसिस किया है, देखो VC यहाँ पे है और VR यहाँ पे है, क्या ये दोनों सेम फेज में है? बिल्कुल भी नहीं है। जब बच्चों सेम फेज में नहीं है तो आप एल्जेब्रिक सम कर ही नहीं सकते हो। बात समझ में आई? इनका इनका इनके बीच का फेज एंगल 90 डिग्री है। सो हम एल्जेब्रिक सम से एल्जेब्रिक सम सिंपली ऐड करके नॉर्मल ऑर्डिनरी एल्जेब्रा यूज करके आंसर नहीं निकाल सकते। यही रीजन है बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये डिस्क्रिपेंसी आपको देखने को मिल रही है कि इसका सम तो 107 107.5 वोल्ट आ जा रहा है इनका एल्जेब्रिक सम, बट अप्लाइड वोल्टेज तो कम ही है। करेक्ट? बात समझ में आ गई बच्चों? यही चीज आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ दिस वोल्टेजेस मोर देन द सोर्स ऑफ द वोल्टेज? द आंसर इज yes. Yes, the algebraic sum of the potential drop in resistor as well as in the capacitor is more than that of the applied voltage. इसका आंसर क्या हुआ? This is happening as because these two VR and VC are not in the same phase. Clear? बात समझ आ गई? तो बच्चों आ जाओ, इसके लिए मैंने एक स्टेटमेंट भी यहाँ पे दे रखा हुआ है। अब बोलो तो मैं नॉक नॉक कर दूं, कर दे? आ जाओ, नॉक नॉक, सिम सिम खुल जा। मिल गया। देखो तो बच्चों पैराडॉक्स के लिए जो आंसर है आप बोलोगे यस यस। द एल्जेब्रिक सम, रुको यहाँ पे लिख देता हूँ, yes, the algebraic sum of the voltage across R and C is more than the source voltage which is 100 volt. This is due to the fact that these voltages are not in the same phase. Clear? नोट कर लो, खत्म कहानी, बस इतना ही था बच्चों। ऑलराइट, सो बच्चों आ जाओ अगले पार्ट पे। और ये जो पार्ट बच्चों जो अब मैंने दे रखा हुआ है आपको, ये सेल्फ प्रैक्टिस दे रखा है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन फॉर यू टू सॉल्व। करेक्ट? तो ये आपके लिए एक चैलेंज है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसके आंसर्स को कमेंट करो। ठीक है? बट बच्चों आपको मैं पहले आंसर्स बता देता हूँ। सेम
सेम कॉपी पेस्ट मत करना, ठीक है। पहले सॉल्व जरूर करना और फिर आप इसका आंसर्स कमेंट करना, ठीक है। आ जाओ, नॉक नॉक। देखो बच्चों, इसका आंसर ये है, आई इफेक्टिव पूछा हुआ है क्या, 3.10 एम्पियर। ये आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसके आंसर्स को कमेंट करना है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे इसी सीरीज के अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय, टेक केयर।